हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग आपके लिए परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ देखने वाले हैं। इसके साथ साथ कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस, साथ ही साथ डोनेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो बिना समय गवाए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस आपके सामने रखते जा रहे हैं और सॉल्यूशन साथ साथ हम लोग देखते चले जाएंगे। आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूं साथ साथ। ओके, स्टार्ट विथ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बिफोर यू। पहला सवाल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज का जो हमारा परसेंटेज में क्वेश्चंस होगा वो इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, कमीशन रिलेटेड क्वेश्चन, डोनेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे का कलेक्शन आपके सामने रखा जाएगा ताकि इस तरह के क्वेश्चन पर कंसेप्ट आपकी पूरी तरह क्लियर हो जाए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। ए अपने सैलरी का 20% सेव करता है। ओके, इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹6,000। अब आप बताओ डियर, 20% a person saves 20%, then he must have spent 80%। 20% अगर कोई बचाता है तो 80% वो खर्च कर देता होगा ना। 20% सेविंग, 80% एक्सपेंडिचर, और ये 80% किसके इक्वल दिया हुआ है? 6,000 के इक्वल। तो डायरेक्ट डियर हम लोग लिख सकते हैं कि 80% इक्वल्स टू 6,000। अब हमें इनकम जानना है कि बचत जानना है। यू हैव टू फाइंड आउट द मंथली सेविंग। आपको मंथली सेविंग निकालना है। इनकम निकालना होता तो 100% से इक्वेट करेंगे, लेकिन सेविंग निकालना है, इन दैट केस यू नीड टू इक्वेट विथ 20%। सो देयरफॉर 20% विल बी हाउ मच? बिकॉज 20% सेविंग है, तो 6,000 इंटू 80 अपॉन 20। ठीक है, 6,000 अपॉन 80 इंटू 20 ना। ओके, तो 24 या 80, ये आपका 1500 हो जाएगा। इसकी क्या सेविंग? 1500 इज द सेविंग। 80 नीचे आएगा, 20 ऊपर जाएगा। फिर से मैं दोबारा लिख देता हूं इस पोर्शन को, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। 6,000 इंटू 20 अपॉन 80, इसको कैंसिल करो डियर, तो 6,000 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1500। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चला 1500। तो ये आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है परसेंटेज का। तो 1500 इसका आंसर हो गया। ओके, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये 80% कहां से आ गया? भाई मैंने क्या कहा था? एनीबडीज इनकम इज 100% ऑफ इटसेल्फ। किसी भी व्यक्ति की आय 100% होती है। अगर वह 20% बचत करता है तो 80% वो खर्च करता होगा। तो 80% खर्च दिया हुआ है 6,000, तो 20% निकाल लो, कितना होगा? 1500। तो ये था पहला क्वेश्चन आज का, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने रखा गया है। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हां जी, देखा जाए इस क्वेश्चन को। इफ अ पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, देन द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम लेफ्ट इज। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर और शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बच गया? उसकी आय कितनी प्रतिशत बच गई? अब कितनी बच गई इन सारे खर्चे होने के बाद? ये आपको सवाल अक्सर बुक में मिलेगा। ठीक है, तो चलो उसी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति स्पेंड करता है 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। मान लो उस व्यक्ति की आय है 100, उस व्यक्ति की आय हम लोग ले लेते हैं 100। अब जरा समझो, एक लाइन में बनाने वाला ये सब सवाल है। 40 रुपया तो वो खर्च कर दिया अपने भोजन पर, 20% किराए पर खर्च किया, तो 20 रुपया और उसका डिडक्ट हो जाएगा। ओके, अब उसके पास बचा है रिमेनिंग कितना? 100 में से 60 चला गया, तो रिमेनिंग बचा है 40 ना बचा है रिमेनिंग 40 ना बचा है। अब इस कथन स्टेटमेंट जो कह रहा है क्वेश्चन का लास्ट लाइन में कि 70% ऑफ द रिमेनिंग ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, जो बच गया ना राशि, उसका 70% वो बच्चे की शिक्षा में खर्च कर देता है। 70% बचा हुआ राशि का 70%।
तो बताइए उसके पास बचेगा 40 का 30% ही ना, तो उसके पास बचा कितना? इनकम लेफ्ट डायरेक्ट निकाल लो, इनकम लेफ्ट 40 का 30%, 40 का 30%, क्योंकि 70% उसने खर्च कर दिया, यानी 12% ना उसका बचा, तो कितना परसेंट बच गया उसके पास? 12%। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिना वक्त लगाए आप 12% कर बैठना। 70% तो अपने बच्चे की शिक्षा पे खर्च कर दिया था। He had spent 70% of the remaining income on children's education. So he must have left 30% of the remaining income. That's why I have taken 30% over here. आई बात समझ में? तो 40 का 30%, रिमेनिंग का 30%, 12, यानी 12%, because we had assumed 100%, 100, the income of that person is 100. Okay? चलिए अगले सवाल की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हां जी, अगला सवाल है, क्रिस्टी डोनेटेड 10% ऑफ हिज इनकम टू एन ऑर्फनेज and deposited 20% of the remainder in his bank. If he has now rupees 7,200 left, what is his income? क्रिस्टी जो है अपनी आय का 10% अनाथालय को दान दे दिया और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। शेष का अगर अब उसके पास 7200 बचे हैं तो उसकी इनकम बताओ क्या होगी? सुनो डियर, 10% उसने खर्च कर दिया, 10%। तो 10% जब वह खर्च करेगा तो उसके पास 90% ना बचेगा डियर। 90% मतलब 9/10 बचा रिमाइंडर। अब बताओ फिर बचे हुए का उसने 20% बैंक में जमा कर दिया, बचे हुए का 20% बैंक में जमा कर दिया, बचे हुए का। तो बचे हुए का 20% अगर उसने बैंक में जमा कर दिया तो उसके पास बचा ना 80%। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, ये किसके बराबर दिया हुआ है जरा देखो तो? 7200। तो 9/10 इंटू 4/5 इक्वल्स टू 7200 बराबर कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, 7200 के इक्वल, राइट। अब हमें इनकम निकालनी है, तो किसी भी पहले इसको काट लो, 9 4 जा 36, तो 200 और 200 इंटू 10, 2000 इंटू 5, 10,000 ना, तो 1 बराबर कितना आ गया? 10,000। 1 मतलब 100%। किसी भी पर्सन की इनकम क्या होती है? 100% होती है, यानी उस व्यक्ति की डेफिनेटली इनकम क्या रही होगी? 10,000। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये 9/10 क्यों आया? फिर से मैं वापस आपके सामने अपना स्टेटमेंट रख रहा हूं। 10% उसने अनाथालय में जमा कर दिया तो उसके पास 90% ना बचा। मैंने क्या कहा था पिछले लेक्चर में भी, कोई भी चीज 100% से ही माइनस करना जब रिमाइंडर की बात होगी, शेष की बात होगी। तो 90% बचा, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, फिर 20% बैंक में जमा कर दिया तो 80% ना उसके पास अभी भी बचा, तो 80% मतलब 4/5। उसके बाद तो फर्दर कोई खर्च है नहीं, तो यहां 7200 ना उसके पास बचा हुआ राशि दिया हुआ है, तो उसी को इक्वेट कर देंगे किससे? 7200 से। तो 1 बराबर कितना? 1 मतलब 100%, 10,000। तो ऐसे बनाना है रिमेनिंग वाला क्वेश्चन जब ऐसा रहे तो। ओके, एक्स भी लो नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहेगा 10,000। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हां जी देखो, 31% ऑफ एम्प्लॉइज पे टैक्स इन द ईयर 2018। 2018 में 31% कर्मचारी टैक्स का भुगतान करते हैं। 31% एम्प्लॉय टैक्स पे करते हैं, तो 31% टैक्स पे करते हैं, तो बताओ डियर कितने परसेंट टैक्स नहीं पे करते होंगे? 69%। 100% माइनस 31%, 69%। और ये नहीं टैक्स पे करने वालों का संख्या दिया हुआ है 20,700। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट 69% इक्वल्स टू कर देंगे 20,700। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पता करना है? फटाफट देखो तो, टोटल कर्मचारी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मस्ट बी 100% ना, कुल कर्मचारी 100% होगा, कुल इनकम 100% होगा, यही बात है। तो 69 से डिवाइड कर दो, तो इसको कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 30,000।
300 टाइम से कंप्लीटली ये डिविजिबल है 69 से 20,700। तो यानी टोटल इंप्लॉइज इन दैट कंपनी मस्ट हैव बीन 30,000 टोटल इंप्लॉय। यही 100% को डिनोट किया। ओके, तो ऐसे उड़ाते चलना है इस तरह के क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए भविष्य में। ठीक है, 31% पे टैक्स, देन 69% डू नॉट पे टैक्स, और डू नॉट पे टैक्स का ही ना डेटा दिया हुआ है तो उसी के ना बराबर कर पाओगे, इसीलिए 69% बराबर 20,700 की है। 69 कैसे आ रहा है? देखो 100% माइनस 31%, यही रीजन है कि यहां 69% आया। दिस इज रफ पार्ट। ठीक है, 69%। ओके, चलो, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए बनाइए। अब इसमें एक डेटा करेक्ट कर लेना, ये 1540 है, 1540 इंग्लिश वाला सही है, 1540 और मिसप्रिंट हो गया था 1340, उसको 1540 प्लीज करेक्ट कर लेना। देखो, राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी while श्याम सेव्स 22%। राम जो है ना अपने सैलरी का 14% बचाता है, जबकि श्याम 22% बचाता है। राम 14%, श्याम 22%। इफ बोथ गेट द सेम सैलरी, अगर दोनों की सैलरी सेम हो, वेतन समान हो, और श्याम बचा रहा है 1540, तो बताइए राम का सेविंग कितना होगा रुपीज में? राम की सेविंग बताइए रुपीज में क्या होगी? तो श्याम तो बचाता है 22%, जो किसके बराबर होगा? 1540 के। तो डायरेक्ट कर लो, 22% इक्वल्स टू 1540, और हमारा श्याम की सेविंग है 14%, तो 14% विल बी हाउ मच? यही हो गया 1 सेकेंड में आंसर। 1540 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 22, 70 टाइम से कट रहा है, 17 इंटू 40 980। तो ये राम की सेविंग क्या हो जाएगी डियर? राम की सेविंग हो जाएगी 980। हो गया सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी। बस 22%, 1540, 14%, यानी राम की सेविंग 14% है, 980। बड़ा ही आसान सवाल अभी स्टार्टिंग में अभी पेश हो रहा है। ठीक है, पूरा क्लियर कर लो अपनी सोच को। अगला सवाल, द अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉय constitutes 165% of his basic pay. If he receives rupees 11925 a gross salary, then his basic pay is. The allowance of an employee constitutes 165% of his basic pay. If he receives rupees 11925 a gross salary, then his basic pay is. कह रहा है कि एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। उसका जो मूल वेतन है ना, बेसिक पे, उसका 165% है उसको भत्ता। तो कोई भी मूल वेतन 100%, उसमें 165% उसको भत्ता मिला, यानी वो बढ़ करके 265% ना हो गया, टोटल 265%। 165% भत्ता और बेसिक पे 100%, दोनों ऐड करोगे तो 265% ना, जो किसके इक्वल दिया हुआ है? 11925। तो 265% बराबर कर बैठना 11925 के, क्योंकि 100% बेसिक पे, 165% अलाउंस, 265% इक्वल्स टू 11925। तो आपको मूल वेतन निकालना है, किसकी बेसिक पे क्या रही होगी? तो किसी भी पर्सन की बेसिक पे तो 100% रहती है, तो 11925 इंटू 100 डिवाइड करोगे किससे डियर? 265 से। इसको कैंसिल कर लो तो यू विल गेट 4500। दिस इज हिज बेसिक पे। इसको सॉल्व कर लेना तो उसकी बेसिक पे क्या होगी? 4500, राइट? तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है, बनाना चाहिए। ओके, तो मियर नॉलेज इज नॉट पावर, एक्शन इज पावर व्हेन डायरेक्टेड बाय नॉलेज। सिर्फ नॉलेज होना ही नहीं काफी है, उसको एक्शन में लाओ, तभी वो नॉलेज फ्रूटफुल होगा, राइट?
तो 265% इक्वल्स टू 11925। 100% बेसिक पे, 165% अलाउंस, जोड़ दिया 265%। अगला सवाल। अब थोड़े से क्वेश्चन में चेंजेस लाया गया, ट्राई कीजिए। देखो जी, ठीक है, विजिबल है अब। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 10%। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग इज। एक व्यक्ति अपने इनकम का 75% खर्च करता है। अगर उसके इनकम में 20% की वृद्धि हो जाए और खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाए, तो बताइए सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दिस इज द क्वेश्चन। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 10%। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीजेस इन हिज सेविंग इज। देखो, आदमी की आय नहीं दी हुई है, तो जब नहीं दी हुई हो तो कैन वी टेक 100? मान लो उस व्यक्ति की आय है 100, तो खर्च कितना किया? एक्सपेंडिचर जरा देखो, एक्सपेंडिचर कितना किया? EXP 75 यूनिट ना खर्च कर दिया, तो बताइए बचत कितना करेगा? सेव्स 25। यहां तक क्लियर है डियर? 100 रुपया मान लिया इनकम, 75 रुपए खर्च कर दिया, तो बचत किया ना 25। अब क्या हुआ अचानक? उसकी इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 20%। 20% वृद्धि का मतलब होना 120। 100 से 20% बढ़ा दो, 120। साथ ही साथ खर्च भी 10% बढ़ गया। खर्च भी 10% बढ़ गया। पहले खर्च क्या हुआ करता था जरा देखो तो 75, तो 75 का 10% बढ़ गया, यानी 110 बटा 100, 11 बटा 10, 110 बाय 100, यानी 82.5 हो गया ना जी। तो न्यू सेविंग क्या होगा? न्यू सेविंग अब 120 में वो 82.5 रुपीज खर्च कर दिया, तो नया सेविंग 37.5 ना हुआ, घटा दिया। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग, तो 120 माइनस 82.5 इक्वल्स टू 37.5। तो आपसे सवाल पूछा गया कि बताओ डियर, सेविंग में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25 से ना 37.5 हो गया, तो कितना बढ़ा? 12.5। इनिशियल वैल्यू क्या था? 25, तो 12.5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, यानी इसको सॉल्व करोगे तो उसकी सेविंग कितनी परसेंट इंक्रीज हुई होगी? 50% इंक्रीज हुआ होगा उसकी सेविंग। हो गया आंसर, यही पूछ रहा था सवाल। ओके, फिर से जरा देख लो। मैंने इस तरह तोड़ के इसलिए बताया ताकि आप सबको समझ में आ सके कि क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे हम लोग स्टेप ले रहे हैं। क्या कह रहा था? अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, लेट द इनकम ऑफ दैट पर्सन बी 100, 75% ही स्पेंड्स, देन ही मस्ट हैव सेव्ड 25। 100 में 75 खर्च कर दिया तो 25 बचाता होगा। अब अचानक उसकी जिंदगी में दिवाली आई। क्यों दिवाली आई? 20% उसका इनकम ग्रो कर गया, तो पहले 100 रुपए कमाता था, अब 120 रुपए कमाएगा। साथ ही साथ खर्चा भी 10% बढ़ा, तो पहले का खर्च था 75 में 110 बटा 100 हो जाएगा, 11/10, यानी 82.5। अब बोलो इसकी सेविंग क्या रही होगी? 120 माइनस 82.5 बोले तो 37.5, घटा दिया 37.5 रुपए। अब उसकी नई सेविंग होगी। तो आपसे पूछा जा रहा था कि बताओ डियर, सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले सेव किया करता था 25, अब कर रहा है 37.5, 12.5 यूनिट ना बढ़ा उसकी सेविंग। कहां से बढ़ा? 25 से।
तो जिस इनिशियल वैल्यू से ना डिवाइड करेंगे, पुराना वैल्यू से ना, ओरिजिनल से, इसलिए 25 को नीचे रखा। इनटू 100 क्यों किया? क्योंकि इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। सारा कैंसिल किया तो 50% का इंक्रीज हुआ। 50%, ये कट गया 2 टाइम्स से और यहां 50 टाइम्स, तो 50% के इसके सैलरी में, ये सेविंग में ग्रोथ हुआ। तो इस तरह से बनाना है। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, आप जल्दी जल्दी बना के बताओ तो। चलिए, अब विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जरा देख लो क्वेश्चन। उसी टाइप से है। A man spends 75% of his income. His income increased by 20% and he increased his expenditure by 15%. His savings will then be increased by. Come on, अब बनना चाहिए। उम्मीद करता हूं बहुत बच्चे बना चुके होंगे। ओके, फिर से एक बार देखो। मान लेते हैं उस पर्सन की इनकम है 100, ओरिजिनल इनकम है 100। आराम से अब सीखो। 75% उसने खर्च कर डाला, 75, तो बचत कितना होगा? 25। तो ये हो गया सेविंग, ये हो गया खर्च, ये हो गया इनकम, आय। ठीक है, आय 100, खर्च 75, सेविंग 25। क्लियर है यहां तक? अब अचानक उसका इनकम में कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 20%। 20% मतलब 120। क्लियर? एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ गया, तो 75 इंटू 15%। 15% का फ्रैक्शन 3/20, यानी इंक्रीज का मतलब 23/20। ऐसे भी कर सकते हो, 23/20। 115/100 यानी उसका फ्रैक्शन वैल्यू 23/20। अब इसको कैंसिल कर लो। 5 4 जा, 5 15 जा, 15 300, 345/4, 345/4 यानी 345/4। 4 को डिवाइड करो 345 से, तो 4 8 जा 32 और 2 4 6 जा 24, 86.25। 86.25 यहां लिख देते हैं, 86.25 ऐसा हुआ। अब 120 में 86.25 उसका खर्च हो गया है, 120 ना इनकम हो गई 86.25, तो उसकी न्यू सेविंग क्या होगी? तो 120 माइनस 86, तो हुआ आपका 34, तो 33.75, 33.75। ये नई बचत ना हुई, नई बचत, बस यही मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसके सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहां 25 का पहले बचत हो रहा था, 33.75 की बचत हो रहा है, तो वृद्धि हुई ना 8.75। तो 8.75 अपॉन 25 इंटू 100 ना, यानी इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 35%। तो सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? सेविंग में इंक्रीज हुआ 35% का। बस यही काम करना था, हो गया। इस तरह के क्वेश्चन अब मिस नहीं होने चाहिए। अगला सवाल, हाँ चलिए बनाते चलिए, पढ़ा जाए अगला सवाल। Ram's expenditure and savings are in the ratio 5:3. If his income increases by 12% and expenditure by 15%, then by how much percent does his saving increase? ठीक है, राम का एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:3 का है। अगर उसके इनकम में 12% की वृद्धि हो जाए
और खर्च में 15% की वृद्धि हो जाए तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आप एटलीस्ट दो तरीके से तो बना ही सकते हो, तो मैं वो दोनों तरीका आपके सामने पहले बताने जा रहा हूं। फर्स्ट मेथड ध्यान से देखिए, फर्स्ट मेथड पहली विधि, खर्च और सेविंग, एक्सपेंडिचर इन सेविंग का रेशियो इज गिवन, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 5:3, 5:3। तो क्या भाई हम लोग 500-300 भी ले सकते हैं, कोई हर्ज है रेशियो में? 500-300 भी मान लो, क्योंकि रेशियो तो फाइनली 5:3 ही होगा। तो लेट हिज इनकम भी 800, इनकम क्या हो जाएगा 800, क्योंकि उसमें 500 खर्च किया 300 बचाया तो इनकम हुआ ना 800 कमाता होगा। फिर अचानक क्या हुआ, हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 12%। नाउ न्यू इनकम विल बी हाउ मच, न्यू इनकम 800 में 12% बढ़ गया, 12% मतलब 112/100, वही 28/25 यानी 896 यूनिट नया इनकम 800 का। और क्या हुआ, खर्च 15% से बढ़ गया, खर्च 15% से बढ़ गया, यानी 500 का 115/100 यानी 575। अब आप बताइए सेविंग कितना होगा, अगर 896 में 575 लेस कर दें माइनस, तो उसकी न्यू सेविंग 321 ना होगी, न्यू सेविंग 321 घटा दिया। तो वही पूछ रहा है कि बताइए सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, तो 21 ना बढ़ा, कहां से बढ़ा 300 से बढ़ा, तो 21/300 into 100, अब इसको कैंसिल कर लो तो 7% ना उसका इंक्रीज हुआ होगा क्या, सेविंग। सेविंग कितना परसेंट से बढ़ा होगा 7% से बढ़ा होगा। यहां 300 से 321 हो गया, यानी 21 बढ़ा, कहां से बढ़ा 300 से बढ़ा, 300 नीचे होगा तो 21/300 into 100 विच इज इक्वल टू 7%। फिर से समझो 5:3 का रेशियो था एक्सपेंडिचर और सेविंग, हम लोग 500-300 भी तो एज्यूम कर सकते हैं रेशियो है तो मान लिए इनकम क्या है 800, ऐसा इसलिए बना लिया ना 0000 क्योंकि परसेंटेज का यूज होगा, परसेंटेज से आप जानते हो 00 काटने में ज्यादा आसानी होती है, यही कारण है कि 500 और 300 बना लिया। बना सकते हो 5000 3000 भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम, 50-30 भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम, 53 भी रख सकते थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन 500-300 भी ले सकते हैं, नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब देखो अचानक क्या हुआ, इनकम में 12% का इंक्रीमेंट हो गया, तो 800 का 112/100 896, 800 का 112/100 यानी ये हो गया आपका 896। अब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ गया, तो 500 पहले खर्चा था, अब 115/100 तो 115 × 575, 0000 काट दिया, आसानी हुई। अब बताइए 896 अब न्यू इनकम हो गया, उसमें से 575 न्यू एक्सपेंडिचर है, तो घटाएंगे तो न्यू सेविंग 321। अब 300 पहले बचत करता था तो 321 अब सेविंग कर रहा है, यानी बचत कितना बढ़ा 21, कहां से बढ़ा 300 से, तो 21/300 into 100 7% इंक्रीज हुआ। तो ये पहली विधि हो गई। ओके, इसको आप आगे चल के आप एलिगेशन मिक्सचर पढ़ोगे, उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, देखो सेकेंड मेथड एलिगेशन मेथड से भी इसको बना सकते हो, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्वेश्चन को बनाने के कम से कम 2 विधि तो होते ही होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सेकेंड मेथड जस्ट टेक अ लुक, सेकेंड मेथड एलिगेशन मिक्सचर से भी इसे बनाया जा सकता है। जैसे यहां एक्सपेंडिचर लिखना, इधर सेविंग। अब जरा समझो एक्सपेंडिचर कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है, और रेशियो दिया हुआ है ना एक्सपेंडिचर और सेविंग का 5:3। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा है आपका 15% से, तो यहां 15 लिखो। सेविंग कितना परसेंट से बढ़ा है ये नहीं पता x, और ओवरऑल इनकम कितना बढ़ा 12, तो इसको बीच में रखेंगे।
अब ये मेथड आप जरूर कभी ना कभी देखे होंगे बुक में, किस तरह का भी सॉल्यूशन लाया जा सकता है तुरंत फटाफट। अब देखो 15 माइनस 12 3, 15 में से 12 गया तो 3 हुआ, ऐसे ऐसे डायगोनली घटाते हैं। 15 माइनस 12 माइनस किया जाता है तो 3 आ रहा है। अब बताओ 15 बड़ा है 12 छोटा, इसमें 12 बड़ा होगा वो वहां वाला छोटा होगा, तो कितना माइनस x बराबर 5? 7 ना। 12 माइनस 7 रखेंगे 7, तब ना यहां 5 होगा, तो सेविंग कितने प्रतिशत से बढ़ेगी? 7%। तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप 2 सेकेंड में फूंक सकते हो, उड़ा सकते हो, हटा सकते हो, तो वही 7 लिखाएगा वहां सेविंग में। ओके, ऐसे भी बनाया जा सकता है, तो ख्याल रखना जब रेशियो दिया रहे तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हां देखो रिमेनिंग वाला फिर से क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए a person gave 20% of his income to his elder son, 30% of the remaining to the younger son and 10% of the balance he donated to a trust. He is left. इस तरह के क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं बहुत बच्चे इसको बना सकेंगे। अब 20% बड़े लड़के को दिया तो उसके पास बचा कितना? रिमेनिंग की बात हो रही है, तो 80%। तो 80% मीन्स वी कैन राइट 4/5, 4/5। फिर 30% रिमेनिंग टू द यंगर सन, तो बचा कितना? 70%, तो 7/10। हमेशा 100% से घटाना। 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट, बैलेंस वही रिमेनिंग, तो फिर से बचा 90%, 9/10। दिस इक्वल्स टू हाउ मच गिवन? 10,080 ना, 10080। अब बोलो 1 निकल जाएगा, 1 मतलब 100%, 1 मतलब 100%, 1 निकाल लो। अब इसको कैंसिल करना है, कैंसिल किया जाए तो 9 से तो कट रहा ही है, काटो। 9 11 या 99, 1120। फिर 28 से कटेगा 40 बार में, 45 या 200, 200 में से 2 जीरो और लग गया, तो 1 बराबर 20,000। तो उसकी इनकम क्या होगी? डेफिनेटली 1 यानी 20,000। बस एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देना है। 20% अपना बड़ा लड़का को दिया तो 80% ना बच गया, 80% मतलब 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू। पहले ही लेक्चर 1 में मैं फ्रैक्शन लिखवा चुका हूं। फिर 30% अपना छोटा लड़का को दिया तो 70% अभी भी बचा, तो 7/10। फिर 10% ट्रस्ट को दे दिया रिमेनिंग, तो बचा अभी भी 90% मतलब 9/10 इक्वल्स टू 10080। इसको कैंसिल वैंसिल करेंगे तो 1 की वैल्यू आ रही है 20,000। 1 मतलब 100%, 100% मतलब इनकम, उसको 1 लिख सकते हैं, तो 1 बराबर लिखो। ठीक है, तो ये एक लाइन में ऐसे बनाया जा सकता है लगातार। ठीक है, अगर और समझने की अगर जरूरत है तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। मान लेते हैं उस व्यक्ति के पास था 100, ऐसे भी बना सकते हो। अब इसने अपने 20% दे दिया बड़का लड़का को, 20% यानी 20। तो इसके पास अब रिमेनिंग बचा होगा ना 80। फिर 80 का उसने कितना परसेंट दे दिया? कितना परसेंट दे दिया उसने? 30% यंगर सन को। तो 80 का 30% 24। ठीक है, अब उसके पास बचेगा 80 में से 24 चला गया तो 56। ठीक है, अब 56 का उसने 10% दे दिया ट्रस्ट को, यानी 5.6। तो अब उसके पास जो बचेगा 50.4 ना बचेगा 50.4। तो यही 50.4 जो बचा ना वो 10,080 के इक्वल है। 50.4 इक्वल्स टू 10,080। तो 100 बराबर क्या होगा निकाल लो।
ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाता, इसीलिए मैंने एक लाइन में आपको रेकमेंड किया कि एक लाइन में बना करके जरा देखना, समझाना होगा किसी थर्ड पर्सन को तो ऐसे आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप एग्जाम में तुरंत आपको रिएक्ट करना है, फटाफट आंसर यू नीड टू ब्रिंग, देन इन दैट केस फॉलो द फर्स्ट वे, फर्स्ट मेथड. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई डोंट थिंक अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको ट्रबल होना चाहिए, परेशानी आनी चाहिए. अगला सवाल, फिर से वही सवाल है, चलिए बनाइए आप सब लोग. थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको. चलिए. Ramesh gives 10% of some amount to his wife, 10% of the remaining amount to hospital expense. रिमेनिंग है, अगर रिमेनिंग नहीं होता ना डियर, तो सारा परसेंटेज को ऐड कर लेते और 100 से माइनस कर लेते. चूंकि रिमेनिंग का यहां पे बात हो रहा है, तो हमेशा 100% में से माइनस करते चलना. तो बोलो, 10% वाइफ को दिया तो उसके पास बचा 90%, यानी 9/10. फिर हॉस्पिटल खर्च में फिर 10%, तो बचा कितना, 90%, 9/10. और फिर रिमेनिंग अमाउंट 10% का चैरिटी में दिया, तो फिर से बचा ना 9/10. यही ना इक्वल दिया है 7290, 7290. तो 9 गुना 9 गुना 9, 9 क्यूब होता है 729, तो 10 बार में, तो 1 बराबर निकाल लो. तो कितने जीरोज हो जाएंगे ऊपर, 4 जीरो ना, यानी उसकी इनकम डेफिनेटली 10,000 रही होगी. बस यही करना था. 9/10, 9/10, 9/10. तो बहुत बार रिपीट हो रहा है ऐसे क्वेश्चंस. अब कंप्लीटली आपके मेमोरी में एंटर कर जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए. ओके, अगला सवाल तरफ बढ़ते हैं. हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव लाया गया. चलिए बनाइए. The expenses on rice, fish and oil of a family are in the ratio 12:17:3. The price of these articles are increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total expenses of family on these articles are increased by how much percent? एक परिवार में चावल, मछली और तेल पर खर्च का रेशियो जो है 12:17:3 है. इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 20%, 30% और 50% बढ़ गए, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये आपको पता करना है. ठीक है, राइस है, फिश है और ऑयल है. देखिए फटाफट, राइस है, फिश है, एफ फॉर फिश, और ऑयल है. पहले खर्च का जो रेशियो था वो था 12:17:3, यानी टोटल खर्च पहले हुआ करता था, टोटल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर was 32 यूनिट. क्लियर? 12 + 17 + 3, 32 यूनिट. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ, इन वस्तुओं का दाम 20%, 30% और 50% से बढ़ गया. ठीक है, 20%. नाउ 20% बढ़ गया, तो 12 का 120/100 यानी 6/5. 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 + 1, 6/5. फिर फिश में भी 30% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, यानी 13/10,
130/100 वही 13/10 फ्रैक्शन वैल्यू 50% बढ़ गया, तो 3 × 3/2। इसको कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 41 यूनिट। न्यू एक्सपेंडिचर 41 यूनिट। एक लाइन 12, 17, 3 तीनों को ऐड कर दिया तो 32, तीनों को ऐड करके आया ये 32। पहले इतना खर्च होता था 32, अब खर्च हो रहा है 41 यूनिट। तो बताइए कितना इंक्रीज किया? 32 से 41, 9 ने इंक्रीज किया। और कहां से किया? 32 से। तो 32 से डिवाइड करेंगे, इनिशियल वैल्यू से ना डिवाइड करते हैं इंक्रीज में, इनटू 100। बस 4 8 जा 425 जा, यही इंक्रीज परसेंट हो गया ओवरऑल, यानी 225/8, 28.1/8% का ओवरऑल इंक्रीज होगा। इस तरह से बना के उड़ा देना ऐसे क्वेश्चन को। क्लियर? 6/5 कहां से आया? ये जो 20% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन 1/5। इंक्रीज का मतलब मैंने क्या कहा था? 6/5। आप डायरेक्ट इन 20% भी लिख सकते थे तो डायरेक्ट 9 यूनिट इंक्रीज होता, लेकिन न्यू एक्सपेंडिचर क्या निकलेगा वो निकालने के लिए मैंने को 6/5 करना पड़ा। ओके, आप डायरेक्ट 20% निकाल सकते थे, उसमें क्या होता है ना, डायरेक्ट वृद्धि कितनी होती वो निकलती। तो 2 ऑप्शन थे आपके पास निकालने के, हम यहां से बाद में घटा दिए तो 9 आया, या 20% लेते, 30% लेते, हाफ लेते तो डायरेक्ट 9 आता। ठीक है, तो वो भी तरीका है, ये भी तरीका है, जो आपको अच्छा लगे। तो 28, फाइनली 28.1/8% की वृद्धि होगी पूरे खर्चे में। अगला सवाल। हां देखो, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज के लेक्चर 1 में आपको बता चुके हैं। परसेंटेज का लेक्चर 1 में मैंने इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके सामने डिस्कस किया हुआ है। डिस्कस किया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस को लेक्चर 1 में, कंसेप्ट भी दे दिया था, उसी का फिर से एक बार रिवीजन है। ठीक है, इसको आप 2 सेकेंड में उड़ाना चाहोगे ना इस तरह के क्वेश्चन को, तो चलो 2 सेकेंड में उड़ा देते हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ऑलरेडी हम परसेंटेज के लेक्चर 1 में इस तरह का खुद से लिखा हुआ क्वेश्चन लास्ट में उसमें बता चुके हैं, जरा उसको देख लेना। अब हम डायरेक्ट इसको ट्रिक से बनाना चाहेंगे। देखो कैसे। 270 उस व्यक्ति के पास था, उसमें 10%, तो 270 का पहले 10% निकाल लो। 270 का 10% निकाल लो। 10% यानी 1/10, 27। तो 27 रुपया में 1 किलो ना ज्यादा, 1 किलो ना मोर, 27 रुपया में 1 किलो मोर, तो रिड्यूस प्राइस जो होगा ना पर केजी, कम की गई कीमत पर किलो, रिड्यूस प्राइस पर केजी, रिड्यूस प्राइस पर केजी जो होगा डियर, वो 27/1, 27 रुपया होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया? आरंभिक मूल्य बताइए, ओरिजिनल प्राइस। तो देखो ये जो 27 रुपया आया, ये तो 10% कमी वाला प्राइस आया, यानी ये 27 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 90% इक्वल्स टू 27। कोई भी चीज का आरंभिक मूल्य क्या होता है? 100%। तो 27 × 100 डिवाइडेड बाय 90, यानी आरंभिक मूल्य रहा होगा 30। यही हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस 100%। तो एक लाइन में आप इसको उड़ा सकते हो। आप समझाने के लिए मुझे इधर 1-2 स्टेप लेना पड़ा, मेंटली कैलकुलेट भी कर सकते हो। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। चलो, कुछ बच्चे अभी इसको थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। अगले प्रॉब्लम में इसी तरह से दिया जाए तो आप लोग भी अब बनाना चालू कर दोगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगला सवाल में देखते हैं फिर से। चलिए, बड़ा कर दिया कि किसी को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना आए।
फिर से, a reduction of 10% in the price of an apple enable a man to buy 10 apples more for rupees 54. The reduced price of apples per dozen is. अब तो और खुशी की बात है, रिड्यूस प्राइस तक ही अपने को रुक जाना है, रिड्यूस प्राइस तक ही अपने को रुक जाना है, ठीक है, ओरिजिनल में नहीं जाना है, रिड्यूस तक ही रुक जाना है। तो बताओ उसके पास कितने रुपीस थे। देखो ट्रिक क्या है, कितना था 54, तो मैं क्या कह रहा हूं 54 का 10% निकाल लो, 10% ना रिडक्शन आया है प्राइस में, तो 54 का 10% मतलब 1/10 जो होता है 5.4। तो इस 5.4 रुपये में उसको कितना एप्पल मोर मिल रहा है, 10 एप्पल ना मोर। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं, 5.4 रुपये में 10 एप्पल मोर, तो पर एप्पल रिड्यूस्ड प्राइस, पर एप्पल क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्राइस पर एप्पल विल बी हाउ मच, तो रिड्यूस्ड प्राइस पर एप्पल विल बी 5.4 अपॉन 10, दैट मीन्स 0.54। But in the last line you are finding that you have to find out the per dozen. Per dozen, this is the value of per apple, then per dozen will be, per dozen कितना हो जाएगा, तो एक दर्जन में 12 होते हैं ना, तो 0.54 इंटू 12 कर लो, दैट मीन्स 6.48। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6.48, 12 से इसलिए इंटू करना पड़ा। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बैंक एग्जाम्स के लिए। बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन एसएससी में हमें पूछे जाते हैं, लेकिन बैंकिंग के लिए ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलो अगला सवाल इसी तरह का देखते हैं, अब तो उड़ा दो। हाँ जी चलो एक लाइन में, रिड्यूस प्राइस ऑफ आइटम पर केजी जानना है, बताओ। कितना रुपया था उसके पास 100, कितना परसेंट का रिडक्शन आया 21% का, तो यही मैं कह रहा हूं, ये रुपीस है, ये 21% का रिडक्शन, तो 100 का 21/100 यानी 21 रुपए में 21 रुपये में उसे कितना किलो ज्यादा मिला, 3 kg ना मोर, 3 kg ना मोर, तो रिड्यूस प्राइस पर केजी क्या हो जाएगा। इसका मैं कंसेप्ट ऑलरेडी लेक्चर 1 में दे चुका हूं, बार बार लेक्चर 1 जरा देख लेना, ठीक है। लेक्चर 1 लास्ट वाले क्वेश्चंस में देखना, लास्ट क्वेश्चंस पे इसका डिटेल भी बता चुका कंसेप्ट, ट्रिक इसलिए आज मैं डायरेक्ट आपका इस पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो 21/3 यानी 7 रुपीज ना पर केजी रिड्यूस प्राइस। अगर यही ओरिजिनल पूछता ना तो ये 7 79% के इक्वल करते, 79% इक्वल्स टू 7 करते, तो 100% क्या होता, वो आपका ओरिजिनल प्राइस पर केजी फाइंड आउट हो जाता। लेकिन रिड्यूस प्राइस तक ही बोलता है कि ब्रेक लगा दो, इसलिए मैंने यहीं तक ब्रेक लगा दिया, यानी 7 रुपीज का आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा बदलाव लाया जाए क्वेश्चन में। 2-3 सवाल एक ही टाइप का दे दिया ताकि पूरी तरह आपका क्लियर हो जाए, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस कर रहा था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस लाया गया। इनकम टैक्स, इनकम होगा तब ना टैक्स लगेगा, वही हुआ है श्याम के साथ। श्याम पेज इनकम टैक्स एट द रेट 10%. If his income is increased by 10% and his tax rate increased to 15%, his net income would increase by rupees 350. Find श्याम income. श्याम 10% आयकर देता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए एवं आयकर की दर 15% हो जाए तो उसकी शुद्ध आय में 350 रुपए की वृद्धि हो जाती है।
नेट इनकम बोलते हैं, शुद्ध आय को। तो श्याम की वास्तविक आय ज्ञात करें। बताइए श्याम का ओरिजिनल इनकम क्या रहा होगा। श्याम पेज इनकम टैक्स एट द रेट 10%। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो याद रखना डियर, इनकम तो मानना पड़ेगा तब ना वो टैक्स देगा। तो लेट हिज इनकम बी 100, माना कि उसकी इनकम है, ओरिजिनल इनकम है 100। अब उसने टैक्स दिया कितना, 10%, यानी 100 का 10% 10, तो 10 रुपया टैक्स में चला गया, गवर्नमेंट को चला गया। तो उसका नेट इनकम कितना बचेगा, नेट इनकम शुद्ध आय 90 ना। क्लियर है यहां तक। 100% मान लिए इनकम, 10 रुपये टैक्स में गया तो नेट इनकम हो गया 90। अब अचानक क्या हुआ, उसका इनकम में न्यू इनकम क्या हुआ, 10% बढ़ गया। न्यू इनकम जो हो गया उसका 110, 10% बढ़ गया। अब टैक्स भी उसको नया टैक्स देना पड़ा, 15% हो गया अब नया टैक्स। तो 110 पे ना 15% लगेगा, 110 पे अब 15% लगेगा, नए इनकम पर अब टैक्स लगेगा 15%, 16.5, 16.5। तो बताइए इसकी अब नेट इनकम कितनी होगी, नेट शुद्ध आय 93.5। ये कहां से आया 93.5, 110 माइनस 16.5 तो 93.5। अब बताइए उसके नेट इनकम में कितना यूनिट का इंक्रीज हुआ, 3.5 यूनिट का इंक्रीज हुआ, लेकिन एक्चुअल में 350 ना बढ़ा है। तो 3.5 यूनिट इक्वल्स टू 350, यहां तो 350 बढ़ने की बात हो रही है। तो 3.5 यूनिट इक्वल्स टू 350। आपको उसकी ओरिजिनल इनकम निकालनी है, यानी 100 यूनिट निकाल लो डियर। यू विल गेट द आंसर 350 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3.5। अब इसको कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 10,000 ना, यही इसकी ओरिजिनल इनकम होगी, 10,000। हो गया, बन गया, उड़ा दो ऐसे क्वेश्चन को, 10,000 इसकी इनकम हो जाएगी। आगे बात समझ में। इनकम ले लिए 100, टैक्स हो गया 10% यानी 10, तो नेट इनकम हो जाएगी 90। अब अचानक उसके इनकम में 10% की वृद्धि हुई, 10% वृद्धि होना मतलब 110 हो जाना। टैक्स भी बढ़ गया 15%, टैक्स हो गया, जैसे न्यू इनकम हुआ ना 110, तो टैक्स का रेट 15% हो गया। तो 110 पे अब उसे 15% का टैक्स देना होगा, 16.5 रुपए देना होगा। तो 110 रुपए कमा रहा है, 16.5 रुपए टैक्स में चला गया, तो 93.5 रुपए ही ना उसको अब जेब में मिलेगा। तो बताइए नेट इनकम कितना बढ़ा, अभी 3.5 यूनिट बढ़ा, लेकिन यहां तो बढ़ने की बात हो रही है 350 की। तो 3.5 यूनिट इक्वल्स टू 350, तो 100 यूनिट इक्वल्स टू हाउ मच, 10,000। ऐसे खलास कर देना, इस तरह के क्वेश्चन को हटा देना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है जो आप देख सक रहे हो। अगर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो मैं इस क्वेश्चन को पुनः आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूं। ये रहा जूम किया हुआ क्वेश्चन। जूही ने अपने इनकम का 75% डोनेट करने का मन बनाया कि भैया मैं अपना सैलरी का 75% दान दे दूंगी, जूही ने कहा। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन डोनेशन देने की बात थी ना, तो उसका इरादा बदल गया, उसका मन बदल गया। उसने 1800 ही दान दिए, जो कि जो मन बनाई थी ना 75%, उसका वो 60% था। तो देखो 75% मतलब 3/4, 75% मतलब 3/4, 75% मतलब 3/4, और उसका 60%, तो 3/4 का 60%, 3/4 75% हुआ, उसका 60% यानी 3/5 बराबर ना 1800। अभी ना बताए थे इनकम हमेशा क्या होता है 100%। ठीक है, बस काट लो, हो गया आंसर 4,000। यानी जूही कितना कमाती होगी, 4,000। 1 बराबर
4000। 1 भैया हम लोग 100% को ही 1 बोलते हैं, 1। बस क्या किया, देखा 3/4 उसने मन बनाया था, लेकिन मन बनाया हुआ था वो कितना परसेंट दे पाई, 60% ही, यानी 3/4 का 3/5 ही दे पाई, जो कि किसके बराबर था, 1800 के बराबर था। तो 1 निकाल लो, 1 = 4000, यानी उसकी सैलरी क्या रही होगी, 4000। हो गया। चलिए अगला सवाल इसी तरह बनाइए। तो हाँ, फिर से वही काम करो बॉस। 40% मतलब 2/5, उसका वो 125% ही दे पाया रोहित, तो 125% मतलब 5/4, तो 2/5 का 5/4 निकाल लो ना सिर्फ, ये बराबर कर दो किसके, कितना डोनेशन दे पाया वो, 7500, यानी हाफ ना, तो हाफ बराबर 7500, तो 1 बराबर 15,000, यानी उसकी सैलरी क्या रही होगी, 15,000। तो याद रखना 40% 2/5 देने का मन बनाया था, लेकिन उसने 125% दान दे दिया, तो 125% मतलब 5/4, तो 2/5 इंटू 5/4 यानी हाफ बराबर 7500, तो 1 बराबर 15,000, 1 मतलब इनकम 100%। हो गया इसका आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे अब मिस नहीं होने चाहिए भविष्य में, यही मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कमीशन से रिलेटेड साबित होने जा रहा है, जो कि बैंक के लिए और एमबीए एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास है, पूछा गया है, आज के लेटेस्ट पैटर्न में पूछे जाते हैं। चलिए अब इसको जरा ध्यान से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। पहले पढ़िए क्वेश्चन को। अ सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट्स अ कमीशन ऑन टोटल सेल्स एट 8% इफ द सेल इज एक्सीडेड रुपीज 1000 नहीं है, 10 और लगेगा यहां 10,000, हिंदी वाला सही है, ठीक है, 10 लगा देना, 10,000। A sales executive gets a commission on total sales at 8%. If the sale is exceeded rupees 10,000, he gets an additional commission as a bonus of 4% on the excess of sales over rupees 10,000. ठीक है, 10 लगा देना, ओके, 10,000, 10,000, ठीक है, 10,000। हिंदी में कोई बुराई नहीं है, हिंदी इज ऑल राइट, थोड़ा 10 कम पड़ गया था इंग्लिश में। इफ ही गेट्स द टोटल कमीशन ऑफ रुपीज 950 देन द बोनस ही रिसीव्ड इज, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक बिक्री कार्यकारी को कुल बिक्री पर 8% कमीशन मिलता है, कुल बिक्री पर 8% का कमीशन। अगर वह 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है बतौर बोनस कितना परसेंट, 4%। बोला जा रहा है कि यदि वह कुल मिलाकर 950 रुपए कमीशन पाया हो तो बताएं उसे बोनस कितना मिला होगा। कुल मिला के उसे 950 बोनस मिला है, ये 950 कमीशन मिला है, तो बताइए उसे बोनस कितना मिला होगा, ये सवाल है। अब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा कमीशन वाला क्वेश्चन, ताकि कमीशन रिलेटेड क्वेश्चन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत लोग डर जाते हैं कमीशन वाले क्वेश्चन को देख के। देखो एक लाइन में आप कैसे इसको बना सकते हो, जरा ये भी देख लो। टोटल सेल आपको नहीं पता है कितना उसने टोटल सेल किया, ओके, तो मान लेते हैं कि टोटल सेल उसने किया, टोटल बिक्री उसने की मान लो x, तो देखो अब उसे x का तो 8% मिलना ही मिलना है, x का 8% यानी 2/25 भी लिख सकते थे, 8/100 ही रहना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें भी आपको चालाकी दिखाना है कि कहां लेना सही होगा, कहां 2/25 करना भी सही होगा, यह आप पे डिपेंड करता है। अब बोलता है ना कि अगर वह 10,000 से ऊपर का सेल करता हो तब उसको अतिरिक्त
कमीशन 4% का मिलेगा 10,000 से ऊपर। तो अगर मैं x माइनस 10,000 कर दूं तो यही ना राशि 10,000 से ऊपर होगी, x माइनस 10,000, तो 10,000 से ऊपर वाली राशि x माइनस 10,000 होगी। अब इस पे उसको कितना कमीशन मिलता है, दिया हुआ है 4%, राइट। ये किसके बराबर दिया हुआ है, दोनों मिला के टोटल कमीशन कितना वो अर्न कर रहा है, 950, बस बन गया। ठीक है, तो इधर वाला दोनों को जोड़ दोगे तो बराबर 950। अब बताइए 8x प्लस 4x माइनस 40,000 बराबर 95000, 95,000 40,000, यानी 12x बराबर 1,35,000। तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से 11,250, यानी उसने टोटल सेल कितना किया, 11,250 उसने टोटल सेल किया बिक्री की। लेकिन सवाल का अंतिम लाइन पढ़ा जाए, जस्ट सवाल का अंतिम लाइन पढ़ा जाए कि उसने बोनस उसे कितना मिला होगा, बोनस। तो बोनस तो उसे ये वाला ना पोर्शन है उसका बोनस तो इधर वाला ना 4% ना बोनस मिला। तो क्या करेंगे, देयरफॉर बोनस बराबर 11,250 माइनस 10,000 यानी 1,250 का 4% ही ना उसको बोनस मिला, यानी 50 रुपया ना उसको बोनस मिला होगा। कितना रुपया, 50 रुपया उसको बोनस मिला होगा। ठीक है, 1250 का 4%, 50 रुपया उसे बोनस मिला होगा। यही क्वेश्चन कह रहा था कि बोनस कितना मिला। अगर उससे पूछा जाता टोटल सेल बताइए तो आंसर यहीं तक कंप्लीट था हमारा 11250, लेकिन पूछ दिया गया लाइन में, अंतिम लाइन में, क्वेश्चन के आखिरी लाइन में कि बताओ हाउ मच बोनस ही गॉट अ बोनस ऑफ ₹50। ऐसे बनाना है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 50। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं, पूरी क्लैरिटी के लिए, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कमीशन वाला क्वेश्चन पे, इसलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूं। चलिए जूम भी कर दिया। बनाइए। A salesman is allowed 5.5% commission on the total sales made by him plus a bonus of 0.5% on the sales over ₹10,000. फिर से वही कहानी है। If his total earnings were ₹1990, then his total sales was, इस बार टोटल सेल ही पूछा जा रहा है आपसे कि उसकी कुल बिक्री कितनी थी, भैया जरा ये बताओ। तो देखो एक लाइन में अभी बताया, मान लो टोटल बिक्री थी x, उसको 11/200 मिलना था, 5.5% मतलब 11/200, 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 11/2% है तो 11/200, फिर प्लस 10,000 से ऊपर का जब वो सेल करेगा, 10,000 से ऊपर का, तो x माइनस 10,000 उसको 0.5% और बोनस मिलेगा। 0.5% 1/2 है, परसेंट है तो 1/200, यही सब मिलके ना 1990 रहा होगा। तो बोलो x निकाल लोगे तुरंत एक लाइन में, उसका टोटल सेल कितना था, उसकी टोटल बिक्री कितनी थी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही आज के डेट में इस तरह के क्वेश्चन कमीशन वाला पूछे जा रहे हैं, इसलिए बी केयरफुल, बी अलर्ट इस तरह के क्वेश्चन को निपटाने के लिए। ओके, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज, इसके बाद कमीशन वाला क्वेश्चन मिस आउट नहीं होना चाहिए आपसे। ओके, चलिए अब x निकल जाएगा आपसे, तो यहां क्या करोगे, 11x प्लस x माइनस 10,000, x माइनस 10,000 1990 गुना 199 गुना 2 करो ना, क्योंकि एलसीएम है, तो 398 होगा, एक जीरो तो था ही और 2 जीरो लग जाएगा, यानी 3,98,000 उधर जाएगा, तो 12x बराबर 4,08,000, 10,000 ऐड हो गया, 4,08,000। अब काटो तो डियर, ये आपका कट रहा है कंप्लीटली 34,000 में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेफिनेटली 34,000,
यानी उसका टोटल सेल कितना रहा होगा उस सेल्समैन का, तो सेल्समैन का टोटल कमीशन रहा होगा 34,000। ऐसे बनाना है। अगर वही पूछा जाता है इस सवाल में तो बताओ उसको बोनस कितना मिला, बोनस तो 10,000 से ऊपर के सेल पे ना उसको बोनस मिला, तो यहां पे 34,000 माइनस 10,000 करते और 0.5% निकाल देते, यानी 1/200 निकाल देते, तो वो बोनस हो जाता। लेकिन आपसे टोटल सेल पूछा जा रहा है, यानी एक्स का ही वैल्यू निकाल के फिनिश, रुक जाएंगे, ब्रेक लगा देंगे, इस तरह से बनाएंगे। ओके, तो चलो उम्मीद करता हूं अब कमीशन वाला सेल्स वाला क्वेश्चन आपके हाथों से मिस नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल पे, लास्ट क्वेश्चन आज का। हाँ, जूम कर दे रहा हूं थोड़ा सा ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसे मैं पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन को। कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द बजट प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 40%. How much percent Yadav family reduced its consumption so that expenditure on sugar is up by 12%? If the total consumption of sugar before the rise in price was 50 kg, what is the present consumption of sugar? निर्मला सीतारमन ने चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने का बजट में ऐलान किया। निर्मला सीतारमन ने 40% चीनी के मूल्य में वृद्धि होने का बजट में ऐलान कर दिया। तो यादव फैमिली जो थी ना, वो पहले 50 किलो चीनी खपत करती थी, ठीक है, 50 किलो चीनी खाती थी। अब जैसी वृद्धि हुआ, तो वृद्धि होने से हर एक आम परिवार क्या होता है, महंगाई बढ़ती है तो खपत उसकी ऑटोमेटिकली घटती है। वही हुआ है इस सवाल में। बोलता है कि कितना कमी करेगा खपत में, कौन, यादव परिवार है एक, ताकि उसका पूरा खर्चा 12% से ही बढ़े, 12% से ही बढ़े पूरा खर्चा। ओके, देखो एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन को अब आप कैसे हटा सकते हो, बना सकते हो, ये अब बताने जा रहा हूं बिना कोई बकवास किए। जरा यहां देखो, सबसे पहले दिया हुआ है, दे रखा है कि पहले वो 50 किलो की खपत करता था। कौन, आपका यादव फैमिली। 50 kg लिखो प्यार से, 50 किलो, एकदम अंत भला तो सब भला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 50 किलो पहले खपत करता था, कंजम्पशन तो लिख देते हैं हिंदी में ही खपत, इंग्लिश तो लिखा हुआ है खपत। अब देखो इसका प्राइस तो नहीं ना दिया हुआ है, चीनी का मूल्य प्रति किलो, तो अपने मन से भी आप एज्यूम कर सकते हो, 100 रुपया मान लो, 10 रुपया मान लो, 1 रुपया मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो। तो माना प्राइस पर केजी जो है, चीनी का प्रति किलो जो मूल्य है, प्राइस पर केजी मान ले 10 रुपया, 1 रुपया भी ले सकते हो, 10 रुपया भी ले सकते हो। माना प्राइस पर केजी है हमारा, मान लिया, ये दिया नहीं है 10 रुपया, तो बताओ कुल खर्चा कितना होता होगा। कुल खर्च परिवार के द्वारा 1 किलो का दाम 10 रुपया, तो 50 किलो का दाम 500 रुपया। क्लियर है भाई। अब क्या हुआ, अचानक 50 रुपया 500 रुपया हो गया कुल खर्च। अब क्या हुआ, कह रहा है क्या, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और पूरा खर्चा 12% से ही बढ़े, 40% की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले था 10 रुपया प्रति किलो, अब 40% बढ़ जाना, तो 40% बढ़ जाना यानी 7/5, 140/100, तो 7/5, या लिख देता हूं 140/100, उसी का ना फ्रैक्शन फॉर्म होगा आपका 7/5, तो 14 रुपये प्रति किलो हो गया न्यू प्राइस पर केजी। प्राइस पर केजी अब क्या हो गया, 14 रुपये प्रति किलो। तो बोलता है कि खर्चा जो हो ना 12% ही बढ़े, तो नया कुल खर्च क्या हो जाएगा, न्यू कुल खर्च, न्यू टोटल खर्च क्या हो जाएगा, नया टोटल खर्च 12% से ही बढ़े, यानी 500 का 112/100 लेंगे सिर्फ, यानी 560 रुपया। अब आप बताइए 14 के रेट से हम 560 रुपया टोटल खर्चा कर रहे हैं, 14 रुपए किलो के रेट से मान लो हमारे जेब से 560 रुपए खर्च हो गए, तो कितना क्वांटिटी दुकानदार तौल के देगा, बताओ कितना क्वांटिटी तौल के देगा, 560/14, 40 किलो ही ना अब खपत करेगा कौन, यादव परिवार। तो 40 किलो ही ना खपत करेगा कौन, यादव परिवार।
तो यही पूछा जा रहा था, यही हो गया हमारा आंसर। कितना किलो खर्चा करेगा अब यादव परिवार? तो 40 किलो आपका खर्च करेगा यादव परिवार। यही इस क्वेश्चन का मूल मंत्र था, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन वे था, तरीका था बताने का, बनाने का। तो कभी अब ये कंफ्यूज मत होना। जब प्राइस ना दिया रहे तो कुछ भी मान लो, 1 रुपया मान लो, 10 रुपया मान लो, 100 रुपया मान लो, लेकिन जितना ज्यादा रुपया मानोगे कैलकुलेशन आपका हैवी हो जाएगा। 1 रुपया मानते तो और आसान, 10 रुपया ले लिए मोटा मोटी, ठीक है। तो ये कहानी थी आज के सेशन की। कल के सेशन में जब मिलेंगे तो परसेंटेज में और क्वेश्चन का, जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि बेसिक टू एडवांस तक हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। सारा ऐसा कंप्लीट मैथ्स होगा, उसके बाद आपका उम्मीद करूंगा कि लगभग सारा क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड सॉल्व हो सके। यही हम लोग का अथक प्रयास रहेगा, हमारी टीम का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।